ये बात मैं एखर सेती बिना पूछे आपला बतात हूँ, काबर कि हम अक्सर फेलियर से डर जाथन। बच्चा मन अक्सर फेलियर जब पास नहीं हो सके, तो मन ल लगथे का मोर अंदर काबिलियत नहीं है का, या मैं नहीं कर सकूँ का, या जो दूसर लोगन उपलब्धि हासिल करथे तो कोन अलग टाइप के लोग हेगा। तो मैं आप मन के ये धारणा ला तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ भी नहीं रहे। आप जब-जब आपला किस्मत और जब-जब आपला जीवन और परिस्थिति हराए की कोशिश करही, आप हमेशा उठ के खड़े होना और दोबारा लड़ना मोला लगता है ज़रूर सफल होना। बर एक रूपरेखा जाने बर मैं ज़रूर दिल्ली गे रही हूँ। ओखर बाद वापस आके मोला ऐसे लगिस कि वहाँ मोर समय थोड़ी खराब होथे, तो मैं वापस घर आऊँ और दुर्ग शहर से ही मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहीं से एकर तैयारी ला करे और भगवान की कृपा से 2017 में जब एग्ज़ाम में मैं बैठी तो 2018 में मोर आईपीएस में सिलेक्शन हुई। वो मोर पहली नौकरी है और वही मोर आखिरी नौकरी है। और मैं ये कहना चाहूँ कि ओखर पहली 2 अटेम्प्ट में मैं असफल भी रही हूँ। पहली दफ़ा तो मैं देऊँ तो मोर प्रीलिम्स क्लियर हुईस और मेंस में मैं असफल रही हूँ। दूसर बार में मोर प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुईस। ये बात मैं एखर सेती बिना पूछे आपला बतात हूँ, काबर कि हम अक्सर फेलियर से डर जाथन। बच्चा मन अक्सर फेलियर जब पास नहीं हो सके, तो मन ल लगथे का मोर अंदर काबिलियत नहीं है का, या मैं नहीं कर सकूँ का, या जो दूसर लोगन उपलब्धि हासिल करथे तो कोन अलग टाइप के लोग हेगा। तो मैं आप मन के ये धारणा ला तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ भी नहीं रहे। आप जब-जब आपला किस्मत और जब-जब आपला जीवन और परिस्थिति हराए की कोशिश करही, आप हमेशा उठ के खड़े होना और दोबारा लड़ना मोला लगता है ज़रूर सफल होना। मैं समझता हूँ कि अपन-अपन इंटरेस्ट होथे, तो मोर इंटरेस्ट समाज सेवा में रहीस है और मोला ऐसे लगिस, ये मैं आज भी मानता हूँ कि आपला काकरो मदद करना है तो आपला एक तो समय देन लगथे, ओखर अलावा या तो आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, या आपके पास अपने सिग्नेचर का एक अथॉरिटी होना चाहिए, काबर कि एक साइन जो होथे कोनो अधिकारी के, वो एक कोती से वो कोती कर देथे दुनिया ला। तो ये बात ला मैं अपन 12th कक्षा में समझ गे रही हूँ और मोर जो इंटेंशन है लाइफ के प्रति, या जो मैं सोचता हूँ कि मतलब ऐसे जीवन ला देखूँ या ये करे में मोला खुशी होथे, तो वो खुशी मला लोगन ला मदद करे में होथे। तेखर पाए के मैं ये करियर ऑप्शन ला चुने और हो सकते कि पैसा बर और बाकी चीज बर लोगन जो है वो प्राइवेट नौकरी ला चुनथे, परंतु वो मोर जीवन की प्राथमिकता में कभी नहीं रही। तेखर पाए के मैं ये सब भैया एक दो बातें मैं बोलना चाहूँ कि सबसे पहली तो महिला जो होते ना, मतलब भारत के कई देश में अगर हम देखो तो जैसे वो भ्रूण हत्या से शुरू होते ओकर प्रताड़ना से लेकर के जन्म के बाद ओला छोड़ दिए जाते। कब को अब तो बहुत परिदृश्य जो है वो बदल चुके हैं, लेकिन मैं एक साइकिल बताता हूँ आपला। ओकर बाद वो बच्ची स्कूल जाते, कहीं कहीं तो माता पिता मन बराबर स्कूल में भेजते, कहीं कहीं मैं देखे हूँ कि लड़का ला इंग्लिश मीडियम में भेजी और लड़की ला हिंदी में, यही चीज़ कई बार देखे हूँ। ओकर बाद ओकर शादी के बारी आते तो जल्दी से ओला कॉलेज पढ़ा के बहुत ज़्यादा ओकर हायर एजुकेशन में। आज भी गाँव में ये चीज़ ला हमन देखथन भाई, काबर कि मैं खैरागढ़ में भी रहूँ तो वहाँ के भी कुछ गाँव में कई बार लड़कियां मोर से ये बात ला बोले, तो कई बार ओकर मन के कॉलेज में अड़चन आते। ओकर बाद आगू मान लो पढ़ना चाहिए तो मन ला बोलते थे भाई अब तुम ससुराल जाके पढ़ना, अगर तो रही है तो नौकरी के जब बात आते तो नहीं तो शादी करना है कि नौकरी ला दबा देते। जब वो महिला नौकरी में आते तो तहु वहाँ पे एक ग्लास सीलिंग नाम की एक चीज़ होते, जो दिखे तो नहीं कि ऐसे कुछ सीलिंग है, लेकिन कभी कभी वो महसूस ज़रूर होते कि भाई ओला उस हिसाब से प्राथमिकता नहीं दे जाए। ओकर बाद अपन शादी अगर करते तो वहाँ पे ओला तकलीफ होते। तो ये दुनिया भर के तकलीफ जो रहते, लेकिन एमा एक ही उद्देश्य है, मोला ऐसे लगता है कि अपन ऊपर भरोसा करो, खबर कि आप अगर अपन ऊपर भरोसा नहीं करूँ तो दुनिया के कोनो आदमी आप पर भरोसा नहीं करे। तो सबले पहली तो ये बात है कि आप अपन ऊपर भरोसा करो, दूसरा नंबर पे आप अपन माता पिता और ईश्वर पे भरोसा करो। और अगर कभी आप लगे कि आप सही हो, सही उद्देश्य खड़े होते हो, अपन पर खड़े होना सीखना बहुत जरूरी है भैया। अगर आप ला ऐसे लगते है कि आप कोई उद्देश्य पर खड़े होते हो तो आप अपन उद्देश्य ला जरूर पूरा करो और ओकर ऊपर आप ला स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं मैं सही हूँ और मैं ये रास्ता में चलूँ। तो मैं सबसे बड़ी बात यही बोलना चाहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपन पर खड़े हो आप मन, और अगर अपन हक की लड़ाई आप पे लड़ू को ना आप बरा के नहीं लड़े। पहली बात तो हमारा ये समझना है आम जन ला कि चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसपी ऑफिस हो, चाहे वो सीएसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो कोनो अधिकारी हो, वो कार बैठे ला समझो, काबर की जनता है तेखर पाए के ऑफिस है तेखर पाए के जनता नहीं। आज मैं शक्ति जिला में पदस्थ हूँ तो काबर की शक्ति के जनता बर मोला भेजे गए ना, मैं हूँ करके जनता नहीं। तो ये चीज ला लोगन समझे और अपन हक के लड़ाई ला लड़े। सबसे पहली बात तो ये जो भी थाना है ये आप मन पर बनाए गए है,
और 2-3 चीज़ है जो मैं आप मतलब कहना चाहूँ, अगर आपके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार होता है जो अपराध जिसमें पंजीबद्ध होता है तो उसमें FIR होना यह आपका अधिकार है। जैसे कि हमारे संविधान में कई प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे गए हैं, वही प्रकार FIR भी एक प्रकार के लीगल राइट है और आपके अधिकार है कि आप अपन आपके ऊपर कोई हानि होते परेशानी होते तो आप ओखर बार FIR करवा सकते हो। दूसरा राइट आपला मिले कि वो FIR की कॉपी आपला मिली, ये तो दो बात हो गई। ओखर बाद सामान्य चीज है जानकारी काबर की IPC में आप देखो तो यही मेन कानून है जेकर द्वारा हमारे देश जो है चलते, तो हमारे जो भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़ा वो सब पर तो कानून है ही, वो कर सकता हो। लेकिन अगर विशेष तौर पे अगर महिला ऊपर कोई बात आते तो 354 नाम के जो धारा है और अन्य जो धारा है, अगर मान लो लगते कि ओखर बोला प्रताड़ित किए जाते तो या कोई और कोनो गलत नजर से देखत है या ओकर साथ और दुष्कर्म होते तो अलग अलग किस्म के उमा धारणा है और कानून जो है बहुत सॉफ्ट है महिला पर और महिला को ही झुके हुए है। तो ये सब ये चीज़ों ला हमला मतलब समझना चाहिए और इधर उपयोग करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल हक से जाओ, अधिकार से जाओ। वो मुझे लगता है कि अगर आप अकेला जाए में डर लगता है, आप कोनो साथी ले जाओ, परिवार वाले ले जाओ, आंगनबाड़ी के ले जाओ, कमांडो ला ले जाओ या आपके पंचायत से कोनो ला ले जाओ या पूरे गांव भर के लोगन ला ले जाओ, लेकिन अपन हक पर लड़ो। जाओ थाना जाओ, डरो मत। अभी शक्ति जिला में ओखर पहली मैं खैरागढ़ में रहूं तो हमन चलित थाना शुरू करे हन, ओखर नाम हमन संवाद दे हन। वो थाना में जितना भी गांव अपन शक्ति जिला में है तेकर पूरा ग्रामवार मतलब थानावार हमन सभी ग्राम के रोस्टर बना लेन कि ये दिन यहाँ जाबो, ये दिन यहाँ जाबो, ये दिन यहाँ जाबो। और हमारे पुलिस के कर्मचारी मन गाँव में जाते हैं, ओकर समस्या ला सुनते समझते। तो जब जब ऐसे कोई अधिकारी आपके गाँव में आई, कम से कम आप मन ओकर से बात करो, थाना के नंबर लो और एक कंट्रोल रूम के नंबर होते, सभी जिला में कंट्रोल रूम होते। वो कंट्रोल रूम का फोन में अब आजकल WhatsApp भी होते, अगर आप संग कोनो तकलीफ होते या आप ला कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा कंट्रोल के नंबर में कॉल करो या कंट्रोल ला मैसेज करो। कंट्रोल जो है वो सीधा SP ला बताते कोनो भी बात ला। तो अगर आपके बात है जैसे कि आकाशवाणी में लोगन पत्र लिखते अपन बताते हो, वैसे अगर कंट्रोल रूम में कोनो WhatsApp करिए और अपन समस्या ला बताइए तो सीधा SP तक वो चीज़ है फॉरवर्ड हो जाए तो आप मन की समस्या वहाँ जाए। और दूसरी बात जो है आप कहते रहे हो कि कैसे थाना के फेस ला बदलन और कैसे लोगन अप्रोच करे बोला, तो जब मैं रायपुर में CSP रही हूँ आज़ाद चौक, तो मैं वहाँ पे UPSC पर कोचिंग देते रहूँ। चाहते हो तो बहुत अकन जो है वहाँ पे कमरा वमरा रूम हॉल सब मिल जातीस, लेकिन ओखर लोकेशन जो मैं चयन करे रहूँ आज़ाद चौक थाना रही से। ओखर कारण ये रही से कि लोगन के जो झिझक है थाना आए में ओला मिटाऊं। वही को बात बता दो आप, वहां तो मैं कुर्सी हमन लगा देते रहे, लेकिन ओखर बाद अगर काबर की बच्चा बहुत आ जाते रहे 100 के आसपास, अब कुर्सी लगे 50 और 60, तो बाकी जो 20 और 30 कुर्सी में बोलना बोलो जाओ तुम थाना के अंदर से लेकर के आना खुद ही, काबर की तुमन थाना अंदर जाओ तो तुमन देखो और तुम्हारो झिझक मिठी है ना, देखकर पाए कि आप मन अंदर जाओ खुद अपन कुर्सी ला लेके आओ और काम होने के बाद अपन कुर्सी ला रखो, काबर के आप स्टूडेंट हो। तो ये सब प्रकार के छोटे छोटी चीजें, लेकिन ये सबसे पुलिस के फेस भी चेंज होते, प्लस जो है वो एक दूरी जो है वो मिटते। मुझे लगता है संवाद एक चीज है जो चलित थाना वाले अपन करा था जब ये दूरी जो है वो मिटी। जी एक प्रश्न, एक बात मैं ज़रूर आप लोग कहना चाहूँ कि दुनिया में कई प्रकार के फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होते, सबसे ज़रूरी चीज़ अगर कोनो है आज के डेट में तो अपन पैर में खड़े होना है। काबर कि आप ये नहीं समझ सको कि काखर परिस्थिति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय कोई भी हो, परिस्थिति कौन दिन कैसे बदली तेखर अंदाजा होल्ला नहीं है। तेखर पाए के कुछ भी नौकरी करो, कोई नौकरी छोटा बड़ा नहीं हो, मैं चीज़ गारंटी बोल सकता हूँ। आप मन चाहे तो कोई 2000 की नौकरी करो, 5000 की नौकरी करो, 10,000 की, लेकिन अपन पैर में खड़े हो। जब आप अपन पैसा अपन कमाई के अपन मेहनत के 2 रुपया कमाऊ ना, आप अपन आप में अपनों आपकी इज्जत करो, दूसर भी आपके घर में आपकी इज्जत करी। तो ये चीज बिल्कुल आप ध्यान रखो, अपन पैर में खड़े हो। मैं तो ये बोलना चाहूँगा सब। इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है, स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है, उन्हें RF जिसे हिंदी में चक्रनिधि कहते हैं, CIF जिसे सामुदायिक निवेश निधि कहते हैं, और ऐसे कई अनुदान राशि शासन के द्वारा प्रदान की जाती है। और जैसा आपने बताया कि ये कृषकों के लिए हमारा इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि NRLM के माध्यम से महिला कृषकों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें अलग से हमारा एक SPP प्रोग्राम चलता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो महिलाओं को ही उसमें टारगेट किया जाता है। ऐसी महिलाएं जो लघु या सीमांत कृषक हैं, छोटे रूप में खेती करती हैं, और उन्हें कैसे वैज्ञानिक तकनीक से NRLM के माध्यम से टूल किट प्रदान किया जाए, एग्रीकल्चर एडवांस टूल्स दिए जाएं ताकि वो अपनी कृषि को भी बढ़ा सकें। तो न केवल समूहों को अन्य आजीविका से जोड़ना, बल्कि ऑन फार्म यानी कि खेतों पर और ऑफ फार्म यानी कि खेतों से बाहर दोनों ही एक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है।
ये प्रशिक्षण का ऐसा है कि जब NRLM योजना लागू होती है किसी भी ब्लॉक में या किसी भी विलेज में, जब उसे इंटेंसिव घोषित किया जाता है, तो प्रशिक्षण के लिए हम महिलाओं को अपने पास नहीं बुलाते, बल्कि हमारे जो कम्युनिटी कैडर होते हैं, जो सामुदायिक प्रशिक्षक होते हैं, वो भी महिलाएं ही होती हैं और वो गांव में जाके महिलाओं तक अप्रोच करती है। क्योंकि महिला, जैसे आप जानते हैं कि परिवार की रीढ़ होती है, वो अपने परिवार को छोड़कर बाहर ज़्यादा समय तक नहीं आ पाती, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं और आर्थिक जिम्मेदारियां भी वो संभाल रही हैं। तो ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हम उन तक पहुंचते हैं, हमारे कैडर उन तक पहुंचते हैं और वो उनको उनकी जगह पे जाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो CRP राउंड के थ्रू समूह गठन हो जाता है और जब उस समूह में कोई इंटरेस्टेड, कृषक के लिए इंटरेस्टेड या SVP प्रोग्राम, ऑन फॉर्म एक्टिविटी के लिए इंटरेस्टेड महिलाएं मिलती हैं, तो फिर उनको जनपद स्तर पे, जिला स्तर पे अलग से विभिन्न प्रशिक्षकों जो उसमें मास्टर होते हैं उनके माध्यम से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हेल्प ली जाती है, उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, महिलाओं के लिए मोस्टली जो इंटेंसिव स्कीम है वो तो NRLM ही है, पर उसके अलावा भी शासन आज हर क्षेत्र में महिलाओं को ही प्रमोट कर रही है। तो जैसे राशन कार्ड से लेकर एक बड़ी योजना तक, महिला यदि मुखिया है तो उसमें शासन उसे लाभ देती है। आज राशन कार्ड में भी महिला मुखिया है। NRLM एक्टिविटी में न केवल कृषि, बल्कि जैसा कि आपने पूछा कि अदर एक्टिविटी भी क्या है, तो उसमें अलग से एक सेक्शन है लाइवलीहुड मिशन, यानी कि आजीविका से जोड़ना। उसमें हम महिलाओं को बैंक लिंकेज के माध्यम से लोन दिलाकर, कोई अपनी छोटी सी शॉप चला रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई अन्य योजनाओं से जुड़कर बैंक से लोन लेकर अपने स्वयं या अपने परिवार के साथ मिलकर कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो आज के समय में हमारे जनपद में मैं एक जेठा क्लस्टर का उदाहरण देना चाहूँगी। ग्राम पंचायत जेठा है, जहाँ महिलाओं के द्वारा सिलाई कढ़ाई की भी ट्रेनिंग ली गई है। स्वाद महल करके एक हमारा रेस्टोरेंट है, उसका भी संचालन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। हैंडलूम वर्क भी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। ऐसे विभिन्न एक्टिविटी है, अचार बनाने से लेकर एक रेस्टोरेंट चलाने तक सभी एक्टिविटी में महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हैं। जी बिल्कुल जाती हूँ, बल्कि NRLM तो मेरा फेवरेट, मतलब जनपद में कई योजनाएं होती हैं, बट NRLM मेरा एक फेवरेट स्कीम है उनमें से। जब भी हम फील्ड विजिट में निकलते हैं तो विभिन्न योजनाओं का दौरा हमें करना होता है, चाहे वो निर्माण कार्य हो, आवास हो, शौचालय निर्माण हो, SBM, नरेगा, बहुत से काम होते हैं। पर मेरे फील्ड विजिट में एक NRLM से जुड़ी समूह वाली दीदियों का फील्ड विजिट रहना तो अनिवार्य है। तो मैं बिल्कुल ही उनके साथ एक्टिविटी में भी जाती हूँ, इवन उनसे बातचीत करके उनकी जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर करने की अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ। जो मुझसे नहीं हो पाता तो हमारे वरिष्ठ हैं, कलेक्टर मैम हैं, जो कि खुद एक महिला हैं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है, तो मैं उनसे भी डिस्कस करके उनकी समस्याओं को दूर कराने की अपने साइड से पूरी कोशिश करती हूँ। जी, गांव पे महिला है प्रायः गांव में हमें एक ही समस्या देखने को मिलती है कि मतलब मेन तो ये है कि सबसे पहले परिवार उनको सपोर्ट करे। कई बार ये भी समस्या आती है कि महिला आगे तो बढ़ना चाहती है पर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनके परिवार से भी हमें चर्चा करनी पड़ती है या हमारे स्टाफ के थ्रू हम उन तक अप्रोच करते हैं। दूसरी समस्या ये आती है कि महिलाएं जुड़ तो जाती हैं पर कभी उनका बैंक अकाउंट नहीं खुला है, मतलब वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं रहती। तो बैंक अकाउंट ओपन कराने से लेकर उनको बैंक लिंकेज से लोन दिलाने और लोन दिलाने के बाद उन्हें एक्टिविटी से जोड़ने तक हम हैंड होल्डिंग अपॉर्चुनिटी अपनाते हैं। और जब वो अपने में समर्थ हो जाती है तब हमें जब लगता है कि अब वो सब सक्षम है, तब हम अपना बैक सपोर्ट हटाते हैं, अन्यथा हम उन्हें अंत तक सपोर्ट करते हैं अपने कैडर के माध्यम से। कि क्योंकि बैंक लिंकेज से लोन दिलाया गया है वो अनुदान नहीं है और शासन जो राशि देती है RF, CIF, VRF इनके माध्यम से वो अनुदान होता है, उन्हें वापस नहीं करना होता, परंतु बैंक जो लोन देता है उन्हें वापस भी करना होता है। तो हम इसके लिए एक स्पेशल अप्रोच अपनाते हैं ताकि हमारे अकाउंट NPA ना हो। NPA मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल अकाउंट, जिसमें बैंक के साइड से उनकी वैल्यू घट जाए। तो इसमें हम उन्हीं महिलाओं से जो पढ़ी लिखी और जो उस चीज़ में सक्षम हो ट्रेनिंग के बाद, ऐसी महिलाओं को चुनते हैं जिसे हम बैंक सखी कहते हैं, या हम उसे FLCRP, 2 कैडर हमने बनाए हैं जो फिनेंशियल लिटरेसी लोगों में जागरूकता लाती है, और एक होती है बैंक सखी। बैंक में उसे अलग से चेयर हम अलॉट करवाते हैं ताकि वो वहाँ बैंक में ही बैठे और अपने समूह की आने वाली दीदियों की समस्याओं को दूर कर सके। तो NPA वाली समस्या ज़्यादा हमारे पास नहीं आती क्योंकि उन्हीं के बीच की दीदियाँ उन्हें सॉल्व कर लेती हैं ट्रेनिंग के माध्यम से। जब शुरुआत होती है किसी महिला की, मतलब अपने घर से बाहर निकल इंडिविजुअल खड़े होना, अपने दम पे खड़े होने की बात हो, पहले की तुलना में जो पहले मैं दीदियों को देखती थी, उन्हें हम दीदी कहते हैं, समूह की दीदियों को। जो जिस दीदी को मैं पहले देखती थी
वो मुझे असहाय लगती थी या उसे जागरूकता की कमी थी। परंतु आज 1-1.5 साल बाद उसी दीदी से आप भी मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही है। उनमें जो आत्मविश्वास बढ़ता है, सबसे ज़रूरी है उन्होंने कितना आर्थिक आमदनी कमाई वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि मानसिक रूप से वो कितनी सुदृढ़ हो गई। आज वो हमारे ऑफिस आके, हमसे बड़े ऑफिस जाके अपनी बातें उन लोग इतनी तार्किकता से रखते हैं कि बड़े से बड़े अधिकारी या कोई भी उनके सामने उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। तो उनमें जो आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। प्रीति पवार है, मैं आज सीईओ जनपद शक्ति के पद पर पदस्थ हूँ, परंतु मैं यहाँ डायरेक्ट ऐसे एक बार में नहीं पहुँची। मेरा सफ़र भी थोड़ा लंबा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद शिक्षक के पद पर थी, शिक्षा कर्मी बोलते थे 2008। उसके बाद मैं पटवारी के पद पर चयन हुई, उसके बाद फूड इंस्पेक्टर, ऐसे करके ये मेरा 8th जॉब है, गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे लिए मेरे सफ़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी स्टडी का और मेरे फैमिली के सपोर्ट का। मतलब मम्मी पापा इतने सपोर्टिव थे, भाई बहन सपोर्टिव थे कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए। मतलब मुझे पढ़ाई में कभी किसी ने कोई रोक टोक या ये सब नहीं किया और मैं पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और आज मेरे लिए ये सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे मैं हेल्प कर सकूँ पढ़ाई के मामले में, तो उस चीज़ में भी मैं अपना एक्स्ट्रा समय देती हूँ। यदि कोई इंटरेस्टेड है बच्चे जो मेरे से थोड़ा सा मार्गदर्शन लेके उनका लाइफ बन सके, तो मैं उसमें थोड़ा टाइम देती हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया बताया आप। उमर, आत्मसम्मान के साथ जिए और आगे बढ़ें। देखिए, आज के समय में तो महिलाएं खुद ही सक्षम है। यदि वो सोच ले कि मुझे करना है और मैं कर लूँगी, तो उसे किसी और की परमिशन, किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में भी महसूस करती हूँ कि पारिवारिक सपोर्ट, पति का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, ये होना ज़रूरी है। तो केवल एक परिवार को समझना है कि वो अपने परिवार की लड़की को आगे बढ़ने से ना रोके, फिर लड़की को पंख फैलाने दीजिए, पूरा आसमान उसका है। जी, आप भी पंख फैलाइए और अपनी जो सहेलियां हैं, दीदियां हैं, महिला दिवस का थैंक यू। और मेरे साइड से सभी दीदियों को, सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।